आज हम अध्याय 9 शुरू करेंगे। कैसे हो आप सब? नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। अध्याय 9 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। तो व्यंजक क्या है? पिछली कक्षाओं में आप बीजीय व्यंजकों अथवा केवल व्यंजकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। x जमा 3, 2y माइनस 5, 3x स्क्वायर, 4xy जमा 7 इत्यादि व्यंजकों के उदाहरण हैं। व्यंजक क्या होते हैं बच्चों? ऐसे समीकरण जो चरों अथवा अचरों के मेल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें चर और अचर दोनों ही होते हैं। चर आपको पता है क्या होता है, जैसे x, y ये चर होते हैं, और अचर जो संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं। ठीक है, जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं वो व्यंजक होते हैं। ठीक है, आप और अधिक व्यंजक बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, व्यंजकों का निर्माण चरों एवं अचरों की सहायता से किया गया है। व्यंजक 2y माइनस 5 को चर y एवं अचरों 2 तथा 5 से बनाया गया है। जैसे 2y माइनस 5 है तो इसमें चर क्या है? y, और अचर क्या है? 2 और 5। व्यंजक 4xy जमा 7 को चरों x और y एवं अचर 4 तथा 7 से बनाया गया है। आप जानते हैं कि व्यंजक 2y माइनस 5 में y का मान कुछ भी हो सकता है। यह 2, 5, माइनस 3, 0, 5/2, माइनस 7/3 इत्यादि हो सकता है। वास्तव में y के असंख्य विभिन्न मान हो सकते हैं। मतलब कि आप y के अंदर जो भी रखेंगे तो y का मान वो आ जाएगा। जैसे आपने इसमें y के अंदर 2 रखा तो 2 दूनी 4 माइनस 5 यानी माइनस 1। तो जैसे जैसे आप अलग अलग संख्याएं y के मान में रखते रहेंगे तो y का मान अलग अलग आएगा। व्यंजक के चर का मान बदलने पर व्यंजक का मान भी बदल जाता है। इस प्रकार y को विभिन्न मान देने पर 2y माइनस 5 का मान बदलता जाएगा। ठीक है, जब y बराबर 2 है, यही मैंने आपको समझाया अभी। जैसे 2y माइनस 5 बराबर, तो इसमें आप 2 रखोगे y की जगह पे, यानी 2 गुना 2 4 माइनस 5 यानी क्या आ गया? माइनस 1। जब y बराबर 0 है तो 2y माइनस 5, y जो है वो 2 से गुणा हो रहा है, यानी 2 गुना 0 यानी कि 0 हो गया, माइनस 5 इत्यादि। y के कुछ अन्य दिए गए मानों के लिए व्यंजक 2y माइनस 5 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप अलग अलग जो ऊपर दे रखे हैं, माइनस 3, 5, 5/2, माइनस 7/3 जो ऊपर दे रखे हैं वो सारे आप y की जगह रखकर y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा और व्यंजक। व्यंजक x जमा 5 पर विचार करते हैं। आइए मान लेते हैं कि संख्या रेखा पर चर x की स्थिति x है। तो देखो x जमा 5 क्या होगा? जैसे 0 से लेकर x तक जो है वो x हो गया, तो p आप एक पॉइंट ले लो, वो 5 हो गया। इस तरीके से हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। x संख्या रेखा पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, परंतु यह निश्चित है कि x जमा 5 का मान x के दाईं तरफ 5 इकाई की दूरी पर बिंदु P से निरूपित किया जाएगा। इस प्रकार ये कैसे समझ में आया कि x जो है वो बाईं तरफ ही होगा, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है, प्लस है। प्लस जो होता है वो x के 0 के हमेशा बाईं तरफ ही होता है, इसलिए x जो है वो कहीं पर भी 0 के बाईं तरफ में होगा। और उसके आगे आप कोई पॉइंट ले लो जो 5 हो जाएगा, तो यानी x जमा 5। इसी प्रकार x माइनस 4 का मान x के बाईं तरफ 4 इकाई की दूरी पर होगा। ठीक है, यानी x के आप बाईं तरफ में माइनस है तो माइनस जो है वो बाईं तरफ जाएगा। x 4 इकाई की दूरी पर होगा। 4x एवं 4x जमा 5 की स्थिति में क्या कहा जा सकता है? 4x की स्थिति बिंदु, देखो इन्होंने ये संख्या रेखा पर बनाकर दिखाया है बच्चों। 4x तो यानी 0 से आगे इन्होंने 4 बार x लिया है, यानी एक x, दूसरा x इन्होंने a पे बनाया, तीसरा x b पे और चौथा x c पे। 4x ये गुणा हो रहा है ना, तो ये 4x बना दिया इन्होंने, जमा 5। उसके आगे इन्होंने एक पॉइंट ले लिया d, जो कि इन्होंने 5 पे दर्शा दिया। तो ये संख्या रेखा पे हमने दिखा दिया 4x जमा 5। 4x की स्थिति बिंदु c पर होगी। ये देखो c तक बिंदु 4x आया। मूल बिंदु से c की दूरी x की दूरी से 4 गुना होगी। ठीक है, x से जो है c की दूरी जो है 4 गुना, यानी 1, 2, 3, 4। 4x जमा 5 की स्थिति डी सी के दाईं ओर 5 की इकाई पर होगी। ठीक है, प्रयत्न कीजिए।
प्रयास कीजिए। एक चर वाले और दो चरों वाले व्यंजकों के 5-5 उदाहरण दीजिए। ये तो आप अपने आप दे सकते हैं बच्चों, जिसमें एक ही चर है, जिसमें दो चर हैं, उसके 5-5 उदाहरण देने हैं आपको। अब जैसे जिसमें एक ही चर है तो जैसे x जमा 3, x माइनस 3, x जमा 4, x जमा 5, ऐसे आप कोई से भी 5 उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। और जिसमें दो चर हैं जैसे x जमा 3y, x माइनस 3y, 4x जमा 5y, कुछ भी आप इसमें उदाहरण दे सकते हो। x माइनस 4, 2x जमा 1, 3x माइनस 2 को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। ये भी आप कर सकते हो। x को कैसे करोगे, जैसे इन्होंने ये ऊपर वाला पहला वाला जो दिखाया था, x को एक लंबी लाइन खींचोगे 0 और x और उसके बीच में एरो बना दोगे, ये x हो गया, ठीक है। x माइनस 4 कैसे करोगे, वो बाईं तरफ को जाएगा, 0 से x बाईं तरफ को जाएगा, नहीं 0 से x जो है वो तो दाईं तरफ ही जाएगा क्योंकि x तो हमारा पॉजिटिव है। 0 से x और फिर x से हम 4 बार बाईं तरफ को जाएंगे, यानी 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट आएगा इसको आप p दे दोगे और ये पूरा हो जाएगा x माइनस 4। इस तरीके से आप ये दोनों करोगे, 2x जमा 1 और 3x माइनस 2। पद, गुणनखंड एवं गुणांक। व्यंजक 4x जमा 5 को लीजिए। यह व्यंजक 4x एवं 5 दो पदों से मिलकर बना हुआ है। पदों को जोड़कर व्यंजक बनाया जाता है। पद स्वयं भी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनाए जा सकते हैं। पद 4x अपने गुणनखंडों 4 एवं x का गुणनफल है। पद 5 केवल एक गुणनखंड 5 से ही बना हुआ है। इससे क्या समझ में आया बच्चों, जैसे 4x जमा 5 तो पद क्या होता है, जैसे 4x और 5 ये दो अलग अलग पद हैं। दो पद कौन से हैं, एक पद है 4x और एक पद है 5, ठीक है। और गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे कि जो एक पद होता है उसके अंदर भी गुणनखंड होते हैं, जैसे इसमें दो गुणनखंड हैं 4 और x, ठीक है। आपको समझ में आया पद क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। व्यंजक 7xy माइनस 5x के दो पद हैं, 7xy और 5x, ठीक है। इसमें कितने पद हैं, दो, जो अलग अलग होते हैं, जैसे 7xy एक पद है, 5x एक पद है। और इसके गुणनखंड कौन से हैं, पद 7xy का गुणनखंड कौन सा है, 7x एवं y का गुणनफल है। किसी पद के संख्यात्मक गुणनखंड को उसका गुणांक कहलाता है। पद 7xy का गुणांक 7 है और पद माइनस 5x का गुणांक -5 है। अब गुणांक का क्या मतलब होता है, गुणा जमा अंक, ठीक है। गुणा जमा अंक, गुणांक का मतलब गुणा जमा अंक, ऐसे ही याद रख सकते हैं आप। जैसे 7xy तो इसमें कौन सा अंक है जो गुणा हो रहा है, 7। तो समझ में आया पद क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है और गुणांक क्या होता है। ये बहुत जरूरी है, इस अध्याय में आपको समझ में आना चाहिए। पद का मतलब जैसे 7xy 5x ये दोनों अलग अलग पद हैं, ठीक है। गुणनखंड का मतलब जैसे 7xy पद है, इसमें 7x और y ये अलग अलग गुणनखंड हो गए इसके। और गुणांक क्या होता है, जैसे 7xy है तो इसमें अंक कौन सा है, 7, तो इसका 7xy का गुणांक है 7 और 5x का गुणांक क्या है, -5, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। चलिए अब हम प्रयास कीजिए। व्यंजक x² माइनस x² y², अब ये पूरा व्यंजक दे रखा है, -10x² प्लस 5xy² -20। इसमें प्रत्येक पद के गुणांक की पहचान करनी है आपको। तो आप कैसे लिखेंगे, अलग अलग करके। आप ऊपर लिखेंगे पद, उसके नीचे लिखेंगे x² y², उसके ऊपर लिखेंगे इधर साइड में गुणांक। तो x² y² का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, 1, तो आप लिख दोगे 1। ऐसे ही उसके पद के नीचे लिखोगे -10x² y, तो इसका गुणांक क्या है, -10, ठीक है। गुणांक का मतलब कौन सी संख्या है जो उससे गुणा हो रही है। फिर 5x² पद के नीचे लिखोगे और लिख दोगे 5, और फिर -20 इसका गुणांक क्या है, -20, क्योंकि ये तो इसके अंदर तो कोई चर है ही नहीं। इस तरीके से करोगे आप। चलो अब हम अगले पेज पे आते हैं। एक पदी, द्विपद एवं बहुपद। जिस व्यंजक में केवल एक ही पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। 2 पदों वाला व्यंजक द्विपद कहलाता है। 3 पदों वाला व्यंजक को त्रिपद कहते हैं, और इसी प्रकार अन्य। व्यापकतः
एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्येतर हों और जिसके चरों की घात ऋणेतर हो बहुपद कहलाता है। बहुपद के पदों की संख्या एक अथवा अधिक, एक से अधिक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये हम उदाहरण से समझते हैं। एक पद जिसमें सिर्फ एक ही पद है। ठीक है, पद आपको समझ में आया ना? पद क्या होता है? सबसे जरूरी है समझना पद, गुणनखंड और गुणांक। ठीक है, उसके बाद ही आपको पूरा अध्याय समझ में आएगा। तो एक पद क्या होता है? जिसमें एक ही पद है। द्विपद जिसमें दो पद हैं। त्रिपद जिसमें तीन पद हैं। और बहुपद जिसमें तीन से ज्यादा पद हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कोई भी बहुपद हो सकता है। ठीक है, एक पद के उदाहरण देखिए, जैसे 4x² तो ये इसमें एक ही है, सिर्फ एक ही पद है। 3xy माइनस 7z 5x² 10y माइनस 9 82 MNP इत्यादि। ठीक है, द्विपद के उदाहरण a जमा b जिसमें 2 होंगे। 4l जमा 5m a जमा 4 5 माइनस 3xy x² माइनस 4y² इत्यादि। त्रिपद के उदाहरण जिसमें 3 होंगे। a जमा b जमा c 2x जमा 3y माइनस 5 x² माइनस xy² प्लस y² इत्यादि। इसमें हमने क्या देखा? इसमें 3 है। और बहुपद के उदाहरण a जमा b जमा c जमा d। अब देखो इसमें 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 3xy जमा 7xyz माइनस 10, तो ये इसमें प्लस का निशान है। 3xy जमा 7xyz माइनस 10। देखो इसमें भी 3 है, मतलब 3 से जो ज्यादा होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। 2x जमा 3y जमा 7z इत्यादि। प्रयास कीजिए, निम्नलिखित बहुपदों को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये आप कर सकते हैं खुद से बच्चों की। एक पद कौन सा है इनमें से? जिसमें एक ही पद है वो एक पद है। जैसे माइनस z जमा 5, इसमें कितना है? माइनस z और 5 कितने पद हैं? 2, यानी ये द्विपद है। दूसरा देखो x y z, इसमें कितने हैं? 3, यानी त्रिपद। तीसरा देखो इसमें भी 3 है, यानी ये त्रिपद है। चौथा देखो ए बी माइनस ए सी, कितने पद हैं? 2, ए बी और ए सी, यानी ये द्विपद है। और ये 17 सिर्फ एक ही है इसमें, तो ये एक पद है। बनाइए 3 ऐसे द्विपद जिनमें केवल एक ही चर x हो। तो ये आप अपने आप बना सकते हैं। द्विपद बनाने हैं जिसमें केवल एक ही चर, जैसे 2x माइनस 3, 3x जमा 2, 5 माइनस x। 3 ऐसे द्विपद जिसमें x और y, द्विपद ही बनाने हैं जिसमें x और y दोनों हो, जिसमें 2 पद हैं और एक x है और एक y है। जैसे 3x जमा 5y, 4x जमा 6y। 3 एक पद जिसमें x और y चर हों, एक पद बनाने हैं, जैसे xy 5x² इस तरीके से। 3xy²। 4 अथवा अधिक पदों वाले 2 बहुपद जिसमें 4 या उससे ज्यादा वाला बहुपद हो, यानी x³ माइनस 3x² जमा 5x जमा 1। इस तरीके से आप अपने आप बना सकते हैं। जैसे 8x की घात 4 जमा 3x³ जमा x² जमा 5x जमा 1। ठीक है, अब हम समझते हैं समान और असमान पद क्या होते हैं। इन व्यंजकों को ध्यान पूर्वक देखिए। 7x 14x माइनस 13x 5x² 7 माइनस 9y² माइनस 9x² माइनस 5yx। इनमें समान पद इस प्रकार हैं, जैसे 7x 14x 13x माइनस 13x 5x² माइनस 9x², 7xy माइनस 5yx। समान और असमान पद का ये मतलब होता है जिसमें जो चर होते हैं वो दोनों में समान होते हैं। जैसे x x x, देखो 7x 14x और 13x, इन तीनों में x है, यानी इन तीनों में जो चर है वो समान है। अब आप बोलो 7x और 5xy², तो ये असमान पद हो जाएगा। इसको हम इसके साथ जमा घटा गुणा तो कर सकते हैं, जमा या घटा नहीं कर सकते। तो 5x² और 9x माइनस 9x², इन दोनों में चर सेम है। चर क्या है? x²। ऐसे ही 7xy माइनस 5yx। ठीक है, तो 7x और 7y समान पद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर अलग हैं। इसका चर x है, इसका चर y है। 7x और 7xy समान पद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी चर अलग हैं। इसमें 7x है और इसमें 7xy है। ऐसे ही 7x और 7
5x² समान पद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी चर अलग अलग हैं। एक में चर x है और एक में चर x² है, इसलिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2 समान पद लिखिए। जैसे 7xy तो आप क्या लिख सकते हो? 5xy। 8xy। 4mn² तो आप क्या लिख सकते हो? 10mn²। 15mn², इस तरीके से। 2l तो 5l, 6l। बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। पिछली कक्षाओं में आपने यह भी सीखा कि बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। जैसे 7x² - 4x = 5 एवं 9x - 10 को जोड़ने के लिए हम इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम? जो पहले संख्या दी है उसको ऐसा का ऐसा ही उतार देते हैं। जो पहली दी थी उसको हमने लिख दिया 7x² - 4x = 5। ठीक। अब उसके नीचे हमें लिखना है 9x - 10। अब देखो x के नीचे x को, इसी में आपको समझने की जरूरत है, समान पद को समान पद के नीचे ही लिखना है। ये नहीं कि आपको अब 9x दिया है तो आप उसको 7x² के नीचे लिख दो, नहीं, वो गलत हो जाएगा। समान पद को समान पद के नीचे लिखना है। 4x है तो 9x, अब इसमें दूसरे वाले में x² घात वाला कोई भी नहीं है, x की घात 2 वाला नहीं है दूसरे में, तो क्या है? 9x। तो 9x को आप 4x के नीचे लिखोगे, और जो संख्या है वो 5 है, नीचे वो को आप -10 उसके नीचे लिखोगे। इस तरीके से करते हैं। फिर आप उनको जोड़ दोगे। अब -10 है, -10 में से हम 5 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। इसमें 9 बड़ा है, 9 में से 4 गए तो 5, जमा का 5 आ जाएगा। और 7x² के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 7x² ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। इस तरीके से हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। सोचिए कि हम योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। जोड़े जाने वाले प्रत्येक व्यंजक को हम विभिन्न पंक्तियों में लिखते हैं। ऐसा करते समय हम समान पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं, और जैसा ऊपर दर्शाया गया है हम उन समान पदों को जोड़ते हैं। अतः 5 जमा और -10 तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 10 यानी कि -5। इसी प्रकार -4 जमा 9x यानी -4 जमा 9, तो 9 में से 4 गए 5x। अब हम कुछ और उदाहरण हल करते हैं। देखिए उदाहरण 1, तो इसमें हमें 3 दिए हुए हैं, 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। 7xy जमा 5yz - 3xz, 4yz जमा 9zx - 4y -3xz जमा 5x - 2xy का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जो पहला वाला है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है। अब देखो दूसरा वाला, देखो 4yz, इसको 5yz के नीचे लिखेंगे। 9xzx को 3zx के नीचे लिख देंगे। ठीक है। अब y वाला तो कोई पद है ही नहीं पहले वाले में, तो इसको हम अलग लिख देंगे -4y, क्योंकि ये पद पहले वाले में नहीं था। अब तीसरा देखते हैं -3xz। अब देखो चाहे वो zx हो या zx हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम xz या zx कैसे भी लिख सकते हैं। अब आप 1 × 2 कर लिखो या 2 × 1 लिखो, एक ही बात है। तो इस तरीके से zx हो या xz हो, वो एक ही बात है। तो -3xz। ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि उसमें तो xz था और इसमें zx लिखा है, तो उसकी कोई बात नहीं है। xz और zx एक ही बात है। तो -3, इसको आप 9zx और -3zx के नीचे लिख दोगे, 3zx, फिर जमा 5x। अब 5x वाला पद तो कोई भी नहीं था ऊपर 2 में, इसको भी आप अलग लिख दोगे, और 2xy को 7xy के नीचे लिख दोगे और इनको जोड़ दोगे। कैसे? ध्यान दीजिए xz और zx एक ही समान होते हैं। ठीक है। यही मैंने समझाया अभी आपको कि चाहे वो xz हो, ऐसे ही xy लिखा हो या yx लिखा हो, एक ही बात होती है उसकी। अब 4y - 4y ऐसा कैसे ही आ जाएगा, 5x ऐसा कैसा आ जाएगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं। इनको कैसे करेंगे? -3 और -3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा। 9 बड़ा है, 9 के आगे जमा का निशान है, 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएंगे, जमा का 3zx। ऐसे ही 5 और 4 दोनों जमा के हैं, 9yz आ जाएगा, और ये 2 का माइनस है, 7 में से 2 गए 5xy। इस तरीके से हमने इसको तीनों को बीजीय व्यंजकों को जमा कर दिया। इस प्रकार व्यंजकों का योग 5xy जमा 9yz जमा 3zx जमा 5y - 4y है। ध्यान दीजिए दूसरे व्यंजक के पद -4y और तीसरे व्यंजक के पद 5x को योगफल में वैसे ही लिखा गया है जैसे वे दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यंजकों में उनका कोई समान पद नहीं है।
ठीक है, यही मैंने आपको समझाया कि ये 4y और 5x जो है इनका कोई और समान पद था ही नहीं, तो इसलिए हमने इनको अलग ही लिख दिया अलग से, और फिर उनको वैसा का वैसा ही हमने जमा करके नीचे उतार दिया। चलिए उदाहरण 2 करते हैं। 7x² माइनस 4xy जमा 8y² जमा 5x माइनस 3y में से 5x² माइनस 4y² जमा 6y माइनस 3 को घटाइए। ये हमारा घटाने का है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है, जो भी पहला दिया गया है ना उसको आप ऐसे का ऐसा ही उतार दें। आपने पहला वाला ऐसा का ऐसा ही उतार दिया, ये 7x² वाला पूरा का पूरा आपने इसको उतार दिया। अब दूसरे वाले में आपको ये देखना है कि कौन सा पद किसके नीचे आएगा, और उसको पद देखकर ही आपको समान पद को समान पद के नीचे रखना है। तो दूसरा है 5x², तो 5x² को 7x² के नीचे रख दोगे आप। ठीक है, फिर है 4y²। देखो इसमें 4xy के नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि दूसरे वाले में नहीं दिया गया। तो 4y² किसके नीचे आएगा? 8y² के नीचे। ये दोनों समान पद हैं। फिर 6y किसके नीचे आएगा? 3y के नीचे। 5x का जगह कोई नहीं दिया गया, खाली छोड़ देंगे उस जगह को। -3 के साथ ऊपर कोई भी समान पद नहीं था, उसको भी अलग लिख देंगे। अब जब हमें घटाना होता है तो घटाना का मतलब होता है ये इसका योज्य प्रतिलोम। हम हर एक ये देखिए, पहले हम ये पढ़ते हैं नोट। किसी संख्या का घटाना उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ने के समान है। इस प्रकार -3 को घटाना -3 को जोड़ने के समान है। इसी प्रकार 6y को घटाना -6y को जोड़ने जैसा है। -4y² को घटाना 4y² को जोड़ने के समान है। इसी प्रकार अन्य दूसरी पंक्ति के प्रत्येक पद के नीचे तीसरी संख्या में लिखे चिन्हों से ये जानने में सहायता मिलती है कि कौन सी संक्रिया की जाती है। आपको बस ये याद रखना है, घटाने में तो कुछ नहीं करना है, जमा करने में तो कुछ नहीं करना है। जो दिया गया है उसको वैसा का वैसा ही जमा कर देना है। लेकिन जब आपको घटाना है तो आप जो नीचे वाली जो आपने बीजीय व्यंजक लिखा है नीचे, उसमें सारे के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो जमा हो जाएगा, जमा है तो माइनस हो जाएगा। देखो -3 है, उसके नीचे हमने जमा का निशान लगा दिया। प्लस का 6y है, हमने माइनस लेकर दिया। माइनस का 4y है, ये प्लस हो जाएगा। और 5x² जो है इसके आगे कुछ नहीं है, यानी ये भी प्लस का है, तो हम इसको भी नीचे भी माइनस का निशान लगा देंगे और फिर इसको घटाएंगे। तो ये जमा का 3y हो जाएगा, ये माइनस हो गया। तो ये 6 और 3 को हमने 6 और 3 माइनस दोनों को हम जोड़ देंगे और निशान माइनस का आएगा। -9y, ऐसे ही 5x ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा। 8 में से 4 ये जमा कर दिया हमने नीचे, तो ये 12y², ये 4xy ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा। और 7 में से 5 गए तो 2x²। इस तरीके से हम करेंगे घटाने में। इसमें कुछ भी गलती नहीं करनी है, बस नीचे आपको सबके साइन चेंज करने हैं, ये ध्यान रखना है। माइनस का जब भी घटाने को आए सबसे पहले ऊपर वाला लिख दो और नीचे वाले में से उसको घटाना है तो निशान चेंज होंगे। चलिए प्रश्नावली 9.1 देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। मैंने आपको समझाया है, मैं आपको एक बताती हूँ करके। जैसे 5xy² माइनस 3xy, तो इसमें पद कौन से हैं? आप ऊपर लिख दो अलग से, एक पूरा चार्ट टाइप बना लेना आप। ऊपर लिखना पद और इधर लिखना गुणांक। ठीक है, तो पद कौन सा है? 5xy² और उसके नीचे लिखना -3zy। गुणांक क्या है? गुणांक के नीचे लिखना गुणांक क्या है इसमें? 5 और इसमें -3। इस तरीके से आप ये सारे करोगे। ठीक है, आपको समझ में आया? जैसे एक पद है, एक के सामने लिखोगे 1। x पद है, x के सामने गुणांक लिखोगे 1। x² है, उसके सामने गुणांक लिखोगे 1। ठीक है, इन तीनों एक ही हैं। इस तरीके से आप ये सारे करोगे। निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है? तो देखो, जैसे x जमा y, x और y 2 है तो ये द्विपद है। ऐसे ही आप एक चार्ट बना लेना, ऊपर लिख देना एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद। ठीक है, आपको आसान हो जाएगा। द्विपद के नीचे लिख देना x जमा y। अब ये 1000 एक ही है तो एक पद के नीचे लिख देना 1000। इस तरीके से आप ये सारे करोगे। जिसमें 3 से ज्यादा होंगे वो बहुपद होगा। तो इसमें जो 3 से ज्यादा है वो कौन सा है? जैसे x जमा x² जमा x³ जमा x4, ये 4 हैं तो ये इन तीनों की श्रेणियों में नहीं आता ये। और एक और है AB जमा BC जमा CD जमा DA, ये भी 4 है। ये तो ये बहुपद है, ये इन तीनों में नहीं आएगा, एक पद, दो पद और त्रिपद में। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब ये इनको कैसे योग ज्ञात करोगे? लिखोगे AB - AC,
उसके नीचे लिखोगे BC के नीचे BC लिखोगे, माइनस CA को अलग लिख दोगे और फिर CA माइनस AB, CA के नीचे CA लिखोगे, AB को AB के नीचे लिखोगे और फिर इनको ज्ञात करोगे। इनका तीनों का ही उत्तर 0 आएगा, 0 जमा 0 जमा 0, तो 0 ही आएगा इसका उत्तर। इस तरीके से इसके देखो कितने सारे पार्ट्स हैं, ये सब चारों पार्ट्स आप करोगे। अब इसमें जो चौथा प्रश्न है उसमें इसमें से इसको घटाना है, तो पहले आप ये पहला वाला लिख दोगे 12A वाला और फिर उसके नीचे समान पद के नीचे ही आपको समान पद लिखना है। 12A के नीचे 4A लिखोगे, 9AB के नीचे 7AB लिखोगे, 5B के नीचे 3B और 3 के नीचे 12, और जो नीचे वाले होंगे सारे उन सबके निशान आप चेंज करोगे। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में देखे थे आपने, जमा का 12 है तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ही हर एक का निशान चेंज कर दोगे और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दोगे। इस तरीके से आप इसके प्रश्न करोगे, इसके साथ तीनों प्रश्न करोगे। बीजीय व्यंजकों का गुणन। बिंदुओं के निम्नलिखित प्रतिरूप को ध्यान से देखिए। देखिए इन्होंने एक चार्ट बना के दिया हुआ है किस तरीके से बिंदुओं के प्रतिरूप और बिंदुओं की कुल संख्या। ये देखो, इसको अगर हम गिने तो ऐसे गिने तो ये 1 2 3 4 बनते हैं और ऐसे ऊपर से गिने तो ये 9 है। यानी हम इसको कैसे कर सकते हैं, पूरा का पूरा गिनने से अच्छा है 4 गुणा 9। ठीक है, इस तरीके से ये 5 है और ये 7 है, यानी 5 गुणा 7। अब ये हमें बताए ये m है और ये n है, यानी n गुणा n। बिंदुओं की संख्या जानने के लिए हमें पंक्तियों की संख्या से व्यंजक के स्तंभों की संख्या से व्यंजक से गुणा करना है। ठीक है, इधर वालों को इधर वालों से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने हैं। सबको गिनने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो पहले भी आपने इस तरीके से प्रश्न किए होंगे। और देखो जैसे मैंने ये m जमा 2 है और ये n जमा 3 है, तो ये क्या होगा m जमा 2 गुणा n जमा 3। यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 बढ़ाई गई है अर्थात n जमा 2 और स्तंभों की संख्या 3 बढ़ाई गई है अर्थात n जमा 3। ठीक है, क्या आप ऐसी और परिस्थितियों के बारे में विचार कर सकते हैं जिनमें 2 बीजीय व्यंजकों को गुणन करना पड़ता हो। अमीना उठकर कहती है, हम आयत के क्षेत्रफल के बारे में विचार करते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, जिसमें L लंबाई है और B चौड़ाई है। यदि आयत की लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए अर्थात L जमा 5 कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाए अर्थात B माइनस 3 कर दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L जमा 5 गुणा B माइनस 3। ठीक है, मतलब L में से 5 जो है हमने जमा कर दिए और B में से, ये देखिए चित्र भी बना कर दिया हुआ इन्होंने, B में से 3 हमने कम कर दिया। देखो पहला चित्र ऐसा था, दूसरा ऐसा बन गया। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे बॉक्स इसमें बना के दिया गया है, हमें L गुणा B अथवा L जमा 5 गुणा B माइनस 3 के रूप में बीजीय व्यंजकों को गुणा करना पड़ता है। क्या आप आयतन के बारे में विचार कर सकते हैं। एक आयताकार बक्से का आयतन उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल से प्राप्त होता है। सरिता कहती है कि जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें गुणा करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि प्रति दर्जन केलों का मूल्य P रुपए है और स्कूल पिकनिक के लिए Z दर्जन केलों की जरूरत है तो हम P गुणा Z रुपयों का भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए प्रति दर्जन केलों का मूल्य 2 रुपए कम होता और पिकनिक के लिए 4 दर्जन केलों की जरूरत होती, तो प्रति दर्जन केलों का मूल्य P माइनस 2 रुपए हो जाता और Z माइनस 4 दर्जन केलों की आवश्यकता होती। इसलिए हमें P माइनस 2 गुणा Z माइनस 4 रुपयों का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, ये तो उन्होंने अपने एक उदाहरण के तरीके से आपको समझाया है। प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसी और 2 परिस्थितियों के बारे में विचार कर सकते हैं जहां हमें बीजीय व्यंजकों को गुणा करना पड़ सकता है। नोट में क्या दिया है, चाल और समय के बारे में विचार कीजिए। साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण ब्याज की दरों के इत्यादि के रूप में विचार कीजिए। ये तो आप खुद कर सकते हैं बच्चों, ये ऐसे ही इन्होंने हमें समझाने के लिए आपको दिया है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में हमने 2 और अधिक राशियों को गुणा किया। यदि राशियां बीजीय व्यंजकों के रूप में दी गई हैं और हम उनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें यह जानना चाहिए कि यह गुणनफल कैसे प्राप्त होगा। अब हम इसे क्रमानुसार करते हैं। सबसे पहले हम 2 एक पदियों का गुणन करते हैं। ठीक है, अब हम अभी तक हमने क्या सीखा, समान पद वालों को हम कैसे जमा करते हैं और घटाते हैं। अब हम उन्हें गुणा करना सीखते हैं। एक पदी को एक पदी से गुणा करना।
दो एक पदियों को गुणा करना। हम प्रारंभ करते हैं, जैसे 4 और x, तो 4x क्या होता है, x जमा x जमा x जमा x, यानी 4 बार x, यानी 4x से जो आप पहले सीख चुके हो। ध्यान दीजिए, एक पदी के तीनों गुणनफल 3xy, 15xy माइनस 15xy भी एक पदी है। इसी प्रकार 4 गुणा 3x, तो 3 कितनी बार है, 4 बार, यानी 3x जमा 3x जमा 3x जमा 3x, यानी कि 12x, या 4 3 12, एक ही बात है। अब निम्नलिखित गुणनफलों के बारे में विचार कीजिए। x गुणा 3y, यानी x गुणा 3 गुणा y, यानी या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा x गुणा y, यानी 3xy। 5x गुणा 3y, तो कैसे लिखोगे, 5 गुणा x गुणा 3 गुणा y। 5 गुणा 3 मतलब संख्या को एक तरफ ले आओ और x चरों को एक तरफ ले आओ। अचर और चर को अलग अलग कर दिया इन्होंने, यानी 15, 5 3 15 xy। 5x गुणा माइनस 3y, तो यानी 5 इंटू x, 5 गुणा x गुणा माइनस 3 गुणा y। माइनस 3 है ना, इसलिए इन्होंने इनको ब्रैकेट में लिखा है 5। अब फिर वही चर और अचर को अलग कर दिया, 5 गुणा माइनस 3 गुणा x गुणा y, यानी माइनस 15xy। कुछ और उपयोगी उदाहरण इस प्रकार हैं। 5x गुणा 4x स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, मतलब आप पहले ही ऐसे कर लो, चर को अलग कर लो, चर को अलग कर लो, यानी 5 गुणा 4 अलग कर लिया, x और x स्क्वायर को अलग कर लिया, तो 5 चौक 20। x को x से किया, देखो यहाँ पर x की घात 2 है और इसमें x की घात 1 है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को गुणा करते हैं, तो x को किसी भी चर को गुणा करते हैं, तो जो उसकी घात होती है वो जमा होती है, ठीक है। तो 2 जमा 1 3, तो यानी x की घात हो गई 3, यानी 20x की घात 3। इस तरीके से करते हैं हम। 5x गुणा माइनस 4xyz, ठीक है, तो इसमें भी चर और अचर को अलग कर लो। 5 गुणा माइनस 4 और x गुणा xyz, तो यानी x गुणा x गुणा y गुणा z, यानी x की घात 1 x की घात 1, यानी x की घात 2 हो जाएगी। हमेशा याद रखना इस बात को बच्चों कि जब भी हम x को x से गुणा करेंगे तो जो उनकी घात होगी वो जमा होगी, ठीक है। तो माइनस 20, 5 को 4 से किया गुणा, माइनस 20 आ गया, 4 माइनस का था, माइनस 20 x स्क्वायर yz। ध्यान पूर्वक देखिए कि हमने दोनों एक पदियों के बीजीय भागों के विभिन्न चरों की घातों को कैसे एकत्रित किया। ऐसा करने के लिए हमने घातों के नियमों का उपयोग करना। घात का यही नियम है कि जब भी आप घातें जो है वो जमा होती है। नोट कीजिए, 5 गुणा 4 20, अर्थात गुणनखंड का गुणांक प्रथम एक पदी का गुणांक गुणा द्वितीय एक पदी का गुणांक और x गुणा x स्क्वायर, यानी x क्यूब, अर्थात गुणनफल का बीजीय गुणनखंड प्रथम एक पदी का बीजीय गुणनखंड और द्वितीय एक पदी का बीजीय गुणनखंड। 3 अथवा अधिक एक पदियों को गुणा करना। अगर इसमें तो एक ही एक पद था, अगर आपको 3 एक पदी दिए हो तो जैसे 2x गुणा, निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार कीजिए। देखिए पहला वाला, 2x गुणा 5y गुणा 7z, तो कैसे करोगे आप, 2x गुणा 5y को अलग कर लो, 7z को अलग कर लो, तो यानी 10xy गुणा 7z, यानी 70xyz। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चर और अचर को अलग कर लो, यानी 2 गुणा 5 गुणा 7 अलग कर लो और ब्रैकेट में x गुणा y गुणा z, तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 7 70 और xyz, ठीक है। जिस तरीके से आपको सही लगे, आराम लगे, सहूलियत लगे, आप वैसे कर सकते हो। दूसरा देखो, 4xy गुणा 5x स्क्वायर y स्क्वायर गुणा 6x क्यूब y क्यूब, तो कैसे करोगे, पहले दोनों को एक साइड रख लो ब्रैकेट में, 4xy गुणा 5x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको अलग कर लो। अब इन दोनों को गुणा करो, 4 5 20, x को x स्क्वायर से किया तो क्या हो गया, x क्यूब, y को y स्क्वायर से किया तो ये हो गया y क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों को करो, 20 को 6 से करो, 20 को 6 से करो 120, x क्यूब को x क्यूब से करो, 3 और 3 जमा हो जाएंगे 6 हो जाएगा, और y क्यूब को y क्यूब से करो तो y भी 6 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 गुणा 5 गुणा 6 अलग ब्रैकेट में ले लो,
और एक्स वाई गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब वाई क्यूब, इस तरीके से, या एक्स गुणा वाई गुणा एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब गुणा वाई क्यूब, बहुत लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरीके से भी 120 जैसे इन्होंने नीचे करके दिखाया है, x6 y6, तो यह आ गया 120 x की घात 6 y की घात 6, इस तरीके से। उपरोक्त से ये स्पष्ट है कि हम सर्वप्रथम पहले दो एकपदियों को गुणा करते हैं और इस प्रकार गुणनफल के रूप में प्राप्त एकपदों को तीसरे एकपदी से गुणा करते हैं। बहुसंख्य एकपदी को गुणा करने के लिए इस विधि का विस्तार किया जा सकता है। प्रयास कीजिए। 4x गुणा 5y गुणा 7z का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे आप? सर्वप्रथम 4x इंटू 5y का मान ज्ञात कीजिए, फिर उसे 7z से गुणा कीजिए, अथवा सर्वप्रथम 5y और 7z का मान ज्ञात कीजिए और इसे 4x से गुणा कीजिए। क्या परिणाम एक जैसा है? हाँ, एक जैसा ही परिणाम होगा, चाहे आप 4 गुणा 5 पहले कर लो या 5 गुणा 7 पहले कर लो, या अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते, क्या गुणा करते समय क्रम का कोई महत्व है? नहीं, ऐसा कुछ महत्व नहीं है। आप चर और अचरों को अलग करके भी कर सकते हो, 4 गुणा 5 गुणा 7 कर लो और x गुणा y गुणा z कर लो, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। हम दूसरे तरीके से भी इस गुणनफल को कर सकते हैं, 4xy गुणा 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा 6x स्क्वायर वाई क्यूब। ये कैसे किया? देखो, इसी तरीके से मैं समझा रही थी, ये ज्यादा आसान रहता है। 4 गुणा 5 गुणा 6, अचर को अलग कर लिया और चरों को अलग कर लिया। एक्स स्क्वायर x गुणा एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब और y को अलग कर लिया, y गुणा वाई स्क्वायर गुणा वाई क्यूब, तो यानी 120 x की घात 6 y की घात 6। उदाहरण 3, एक आयत में जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, क्षेत्रफल की सारणी को पूर्ण कीजिए। तो ये देखो, इसमें आपको एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, यानी 3x और 5y, 3x उसकी लंबाई है, 5y उसकी चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी 3x गुणा 5y, तो क्या आ गया? 3 पंजे 15 xy। इस तरीके से आप ये तीनों करेंगे। कैसे? 9y है और 4y स्क्वायर है, तो कैसे करोगे? 9y गुणा 4y स्क्वायर, यानी 9 चौक 36, y की घात जो है इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो आपस में जो जमा हो जाएगी, यानी y की घात 3, 36y। अब लिखोगे 9y गुणा 4y स्क्वायर बराबर 36y की घात 3, ठीक है। 4ab 5bc, तो यानी 4ab गुणा 5bc, तो कैसे करोगे? 4 पंजे 20, a तो एक ही है, a लिख दोगे, b एक इसमें है, एक इसमें, तो b की घात 2 और c। 2l स्क्वायर m 3l m स्क्वायर, तो कैसे लिखोगे? 2l स्क्वायर m गुणा 3l m स्क्वायर, करोगे 2 तिया 6, l इसमें l की घात 2 है, इसमें l की घात 1 है, तो क्या हो जाएगी? 3, 2 जमा 1 3, यानी 6l की घात 3, इसमें m की घात 1 है, इसमें m की घात 2 है, यानी जमा हो जाएगी 3, यानी 6l m की घात 3, l की घात 3, m की घात 3, इस तरीके से। निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पहले का आयतन कैसे निकालेंगे? 2ax गुणा 3by गुणा 5cz, तो यानी चर और अचर को अलग कर लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 और ax गुणा by गुणा cz, यानी 2 तिया 6 पंजे 30, abc xyz। आयतन दूसरे का कैसे निकालेंगे? m स्क्वायर n गुणा n स्क्वायर p गुणा p स्क्वायर n, तो m को m से लिखते हैं, m स्क्वायर गुणा m, देखो तीसरे वाले में m है, फिर दूसरे वाले में n स्क्वायर है, पहले वाले में n है और दूसरे में n स्क्वायर है। ऐसे ही दूसरे वाले में p है, मतलब हमने अलग अलग कर लिया m n और p को, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और फिर ये आ गया m की घात 3, n की घात 3, p की घात 3। अगले पेज पे देखते हैं। आयतन 2q गुणा 4q स्क्वायर गुणा 8q क्यूब, तो 2, 4 और 8 को अलग कर लेते हैं,
अचरों को 2 गुना 4 गुना 8, 2 चौक 8, 8 आठे 64, ठीक है 64 लिख देंगे। और q गुणा q की घात 2, q की घात 3 को अलग कर देंगे तो घात क्या हो जाती है जमा, यानी 3 जमा 2 5 और 1 6, यानी क्या आ जाएगा 64 q की घात 6। चलिए प्रश्नावली 9.2 समझते हैं। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4 और 7p, तो कैसे करोगे आप 4 गुना 7, 4 गुना 7 और b को अलग कर दोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे 4 गुना 7 गुना p, यानी 7 चौक 28p। ऐसे ही -4p गुणा 7p, यानी -4 गुना 7 अलग लिख दोगे और p इंटू p अलग लिख दोगे, तो यानी 28p, p के ऊपर लिखोगे 1 जमा 1, 2 -28, घात जो होती है वो जमा होती है, यानी 28p की घात 2। इस तरीके से आप सारे करेंगे। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, यानी पहला दिया हुआ है पी क्यू, तो यानी P इंटू क्यू, P गुणा क्यू, पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सारे करेंगे। इसके आखिरी वाला देखो, जैसे 3 mn 4 np, तो यानी 3 mn गुणा 4 np, तो इसको आप गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 12 mn की घात 2 p। इस तरीके से गुणनफलों को निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। प्रथम एक पदी, द्वितीय एक पदी, ये देखो ये जो ऐसे लंबाई इधर लिखे हुए हैं सामने की तरफ ये एक पदी हैं, और जो इधर लिखे हुए हैं ये द्वितीय एक पदी है। तो यानी आपको इसमें से इसको गुणा करना है। जैसे 2x को 2x से किया 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर 5 को 2 से, ये 5y लिखा है, -5y को 2x से किया तो -10xy। फिर 3x स्क्वायर को 2x से किया 6x क्यूब, 4xy को 2x से किया तो -8x स्क्वायर y, 7x स्क्वायर y को 2x से किया 14x क्यूब y, ठीक है। -9x स्क्वायर y स्क्वायर, तो यानी -18x की घात 3 y की घात 2। आपको इसको और इसको गुणा करते जाना है आपस में और नीचे लिखते जाना है। इस तरीके से आप पूरी सारणी करेंगे। ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात करें जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें भी ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, तीनों को गुणा करना है आपको। फिर भी मैं एक समझा देती हूँ, जैसे 5a 3a स्क्वायर 7a की घात 4, तो कैसे कर लोगे आप 5a गुणा 3a स्क्वायर गुणा 7a की घात 4, फिर 5 3 और 7 को अलग कर लोगे और a को अलग कर लोगे, यानी 5 गुणा 3 गुणा 7 और a गुणा a की घात 2 a की घात 4, तो ये आ जाएगा 105। a की घात क्या हो जाएगी 1 जमा 2 जमा 4, घात हमेशा जमा होती है, यानी 105 a की घात 7। इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपको तीनों को गुणा करना, ये भी बहुत आसान है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। एक पदी को बहुपद से गुणा करना, एक पदी को द्विपद से गुणा करना। अब हम एक पदी 3x को द्विपद 5y जमा 2 से गुणा करते हैं, अर्थात 3x को 5y माइनस 5y जमा 2 का मान ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए कि 3x और 5y जमा 2 संख्याओं को निरूपित करते हैं, इसलिए विवरण के नियम का प्रयोग करते हुए 3x गुणा 5y प्लस जमा 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले जो 3x गुणा 5y जमा 3x गुणा 2, कैसे किया हमने। विवरण का नियम क्या होता है आपको पता है बच्चों, कि पहले हम 3x को 5y से गुणा करेंगे, फिर हम 3x को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, यानी पहले वाले से और फिर दूसरे वाले से। तो ये आ गया 15xy जमा 6x। एक पदी और द्विपद का गुणा जो होता है वो द्विपद होता है, ठीक है। एक पद को हमने द्विपद से किया तो द्विपद ही आएगा, क्योंकि हम एक चीज को 2 चीजों से गुणा कर रहे हैं, तो द्विपद ही आता है वो। हम सामान्यतः अपने परिकलों का वितरण के नियम का प्रयोग किया है, जैसे 7 गुणा 106, तो 106 को अगर हमने लिख दिया 100 जमा 6, तो हम कैसे करते हैं, पहले हम 7 को 100 से गुणा करेंगे, फिर हम 7 को 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे 7 गुणा 106, तो इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने इसको आसान करने के लिए 106 को 100 जमा 6 लिख दिया। अगर ये इन्होंने हमें समझाने के लिए बताया है, तो 700 और 42, यानी ये 742 आ गया। ऐसे ही 7 गुणा 38, तो 38 को हमने लिख दिया 40 माइनस 2,
तो यानी 7 गुणा 40 और 7 गुणा 2 यानी 280 माइनस 14 यानी 266। यहाँ हमने वितरण नियम का प्रयोग किया है। इसी प्रकार -3x गुणा -5y जमा 2, ये कैसे करेंगे? -3x गुणा -5y -3x गुणा 2, तो 15x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 और -5 प्लस हो जाएगा यानी 15xy माइनस 6x, और 5xy गुणा y स्क्वायर जमा 3, यानी पहले 5xy को y स्क्वायर से गुणा किया जमा 5xy को 3 से गुणा किया, तो यह आ गया 5xy की घात 3 जमा 15xy। द्विपद एवं एकपदी के गुणनफल के विषय में आपका क्या विचार है? उदाहरणार्थ 5y जमा 2 गुणा 3x, तो इसको कैसे करोगे आप? ये तो एक ही बात है, आप एक पद को द्विपद से करो या द्विपद को एक पद से करो, वैसे ही करोगे। 5y गुणा 3x और 2 गुणा 3x, ठीक है, वो तो उसी तरीके से ही होगा। हम 3 गुणा 7 बराबर 3 गुणा 7 गुणा 3 करें या 3 गुणा 7 करें, अथवा व्यापक रूप से a गुणा b करें या b गुणा a करें, कि क्रम विनिमय का नियम का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार 5y जमा 2 गुणा 3x को कैसे करेंगे? 3x गुणा 5y जमा 3, 5y जमा 2 यानी 15xy जमा 6x है, ठीक है। आगे पीछे वो लिखा हो सकता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्रयास कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2x 3x जमा 5y कैसे करोगे? यानी 2x गुणा 3x जमा 2x गुणा 5xy, तो क्या हो जाएगा? 6x की घात 2 जमा 10x की घात 2y। इस तरीके से आप दूसरा भी करोगे। एक पदी को त्रिपद से गुणा करना। अब एक पद को त्रिपद से गुणा कैसे करते हैं? इसमें हमने 2 पद से किया, उसमें हम तीनों से करेंगे। जैसे 3p गुणा 4p स्क्वायर जमा 5p जमा 7 लीजिए। यहाँ भी हम पहले की तरह वितरण नियम का ही उपयोग कर सकते हैं। 3p लिख दिया हमने ऐसा का ऐसा ही अपना प्रश्न, बराबर कैसे? 3p गुणा 4p स्क्वायर जमा 3p गुणा 5p जमा 3p गुणा 7, इस तरीके से। तो 3 चौक 12, p की घात 3, 2 जमा 1, ऐसे ही 15, 3 पंजे 15, p की घात 2 जमा 3 सत्ते 21 p। त्रिपद के प्रत्येक पद को एक पदी से गुणा कीजिए और गुणनफल को जोड़ दीजिए। विचार कीजिए, वितरण नियम के प्रयोग से हम एक पद के साथ गुणन करने में सक्षम है। प्रयास कीजिए। 4p स्क्वायर जमा 5p जमा 7 गुणा 3p, तो कैसे करोगे? 3p गुणा 4p स्क्वायर जमा 3p गुणा 5p जमा 7 गुणा 3p गुणा 7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 12p की घात 3 जमा 15p की घात 2 जमा 21p, इस तरीके से। उदाहरण 5, व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान भी ज्ञात कीजिए। पहला देखते हैं, x माइनस 3 जमा 2। अब इसमें हमको क्या है? x बराबर 1 हमको दे रखा है कि x 1 है, तो हमें इनको सरल करना है और x का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हमें x की जो वैल्यू है वो 1 दे रखी है, तो कैसे करेंगे हम? पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। देखो कैसे करा इन्होंने, पहले ऐसा का ऐसा इन्होंने प्रश्न लिख दिया। अब क्या किया? x को x से गुणा किया, तो ये हो गया x की घात 2 यानी x माइनस 3 था, तो यानी x की घात 2 माइनस 3x जमा 2, ऐसे कैसे ही हमने लिख दिया। अब x के लिए हम 1 यानी x जहां पर भी x है वहां पर हम 1 लगा देंगे, तो हमने लिखा 1 की घात 2 माइनस 3, यहाँ पर x था 1 लगा दिया जमा 2, तो 1 की घात 2 यानी 1 गुणा 1 1 ही होता है, माइनस 3 जमा 2, ठीक है, यानी 3 और 2 जमा 1 3, 3 माइनस 3 0 हो गया। ऐसे ही हम दूसरा समझते हैं, 3y 2y माइनस 7 माइनस 3 3y माइनस 4 माइनस 63। इसमें माइनस 2 के लिए y का, पहले इसको हम सरल करेंगे। कैसे? 3y को 2y से गुणा करेंगे यानी 6y स्क्वायर, 3y को 7 से करेंगे यानी 21y, फिर 3 को y से करेंगे माइनस 3y माइनस 12 माइनस 63। अब इसमें जो आपस में, जैसे y 6y स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, जो समान पद है उनको आपस में घटाएंगे और जोड़ेंगे, 21y और 3y तो माइनस 24y हो जाएगा, और
63 में से 12 घटा देंगे क्योंकि 63 बड़ा है, तो ये आ जाएगा -51। ठीक है, ये हमने उसको सरल कर लिया। अब हम इसके अंदर y की घात -2 रख देंगे। जहाँ जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम -2 रख देंगे। कैसे रखा हमने, 6 y की घात 2 थी, वहाँ पे -2 रख दिया। 24 वहाँ पर भी y है, -2 रख दिया। तो यानी 6 गुणा 4, 2 गुणा 2 4 हो गया, 24 गुणा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 24 के आगे भी माइनस है, 2 के आगे भी माइनस है, -51। अब इसको सॉल्व किया, 6 चौक 24 जमा 24 गुणा 2 48 -51, तो ये आ गया 72 -51, यानी कि इसका उत्तर y का जो मान है वो आ गया 21। उदाहरण 6, जोड़िए 5m 3 -m एवं 6m² -13m। तो पहले हम पहला वाला जो हमारा है ना प्रथम व्यंजक 5m वाला जो है हमारा पहला व्यंजक, इसको हम पहले सरल कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि इसको हम ऐसे कैसे जोड़ेंगे, वो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसको हम पहले सरल कर लेते हैं। तो 5m 3 -m, तो यानी 5 दिए 15m और -5m की घात 2, ये आ जाएगा। और दूसरा व्यंजक है 6m² -13m, और फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे। दूसरा व्यंजक जोड़ने पर 15m -5m² आ गया पहला, और दूसरा है 6m² -13m। इनको हमने जोड़ा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, आप इसको ऊपर नीचे लिखकर भी जोड़ सकते हो। जैसे आप लिखोगे -5m² जमा 15m और उसके नीचे लिख दोगे 6m² -13m, और फिर उसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा m² जमा 2m। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा दिया है 4y, ब्रैकेट में लिखा है 3y² जमा 5y -7। इसको आप सरल करोगे, पहले दोनों को कैसे सरल करोगे अभी सिखाया मैंने आपको। सबसे इसको अलग अलग गुणा करोगे। एक पद है और ये त्रिपद है, गुणा करना है। तो यानी 4 तिये 12 y की घात 3, 4 पंजे 15 y की घात 2 -4 सत्ते 28 y। इसी तरीके से इसको करोगे 2y की घात 3 -2 चौक 8 y की घात 2 जमा 2 पंजे 10। ठीक है, और फिर आप दोनों व्यंजकों को ऊपर नीचे लिख के उनको जोड़ दोगे। सेम वही रूल याद रखना है, समान पद के नीचे समान पद ही लिखना है। पहले आप ऊपर वाला लिख लोगे 12y³ जमा 20y² -28y। ठीक है, आप दूसरे में देखोगे कौन सा समान पद है, 2y³, तो वो 12y³ के नीचे लिख दोगे। 8y² 22y² के नीचे लिख दोगे और 10 को अलग लिख दोगे। y के नीचे कुछ नहीं आएगा और इसको आप आपस में जोड़ दोगे। 10 का 10 आ गया, -28 ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा। 20 और 8, 20 में से 8 गए तो 12 आ गए, 8 माइनस का है, 12 और 2 जुड़ जाएंगे 14। उदाहरण 7, 2pq p जमा q में से 3pq p माइनस q को घटाइए। इसको भी पहले हम सरल करेंगे। कैसे सरल करके देखो, गुणा करेंगे 3pq को पहले p से, फिर 3pq को q से। कैसे, 3p की घात 2 q माइनस 3p की घात 2 q, 3p की pq²। और ऐसे दूसरे वाले को भी करेंगे, सरल करेंगे 2p² q जमा 2pq²। घटाना है हमें, तो इन्होंने क्या बोला है, इसमें से इसको घटाना है। हाँ, तो यानी ये वाला जो ऊपर वाला है उसको लिख देंगे 2p² q जमा 2pq² और उसके नीचे वो, और जब भी हम घटाते हैं तो नीचे के साइन जो है वो हम चेंज कर देते हैं। साइन चेंज हो जाएंगे नीचे के, माइनस है तो जमा, जमा है तो माइनस। ये हमने साइन चेंज कर दिया, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 3 और 2 5pq² और ये आ जाएगा -p²q। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये बहुत ही आसान अध्याय है, बहुत ही आसान। थोड़ा सा इसमें आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसमें पूरे अंक आते हैं हमेशा। चलिए प्रश्नावली 9.3 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला देखते हैं 4p और q जमा r। तो कैसे करोगे, पहले 4p गुणा q और 4p गुणा r। तो क्या हो जाएगा, 4pq जमा 4pr। इसी तरीके से आप सारे करेंगे इसके।
दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। पहला है ए, दूसरा है ए जमा बी जमा सी, एक बी जमा सी जमा डी। तो कैसे करोगे? ए को गुणा किया ए गुणा बी जमा ए गुणा सी जमा ए गुणा डी, तो यानी क्या आ जाएगा? ए बी जमा ए सी जमा ए डी। ठीक है, एक और समझा देती हूँ। x जमा वाई माइनस 5 और 5xy, तो कैसे करोगे? यानी x गुणा 5xy जमा y गुणा 5xy माइनस 5 गुणा 5xy। सॉल्व करोगे 5x स्क्वायर y जमा 5xy स्क्वायर माइनस 25xy। ठीक है, बाकी इसके अपने आप करोगे। गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये 3 दिए गए हैं, इनका गुणनफल कैसे ज्ञात करोगे? इसमें भी वैसे ही कर लो, चर और अचर को अलग कर लो। जैसे पहला क्या है? a की घात 2, तो इसका चर क्या है? अचर क्या है इसमें? 1, यानी 1 गुणा 2 गुणा 4 अलग ब्रैकेट में, और दूसरे में a की घात 2 गुणा a की घात 22 गुणा a की घात 26। ठीक है, इसको आपने किया तो यह आ गया, यानी घात को आप आपस में ऐसे लिख दो। 8a आ गया, 4 दूनी 8 और 8a a की घात यानी 2 जमा 22 जमा 26, तो इसका उत्तर आ गया 8a की घात 50। इस तरीके से इसके आप सारे प्रश्न करेंगे। चौथा देखिए, 3x 4x माइनस 5 जमा 3 को सरल कीजिए। और ये जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण कराया था, ये वैसा ही है, आप अपने आप कर सकते हैं। इसे कैसे करोगे? पहले आप इनको सरल करोगे। ठीक है, जैसे 4 दिए 12 x की घात 2 और 5 दिए 15 x जमा 3, और फिर उसके अंदर आप x रख दोगे 3, जहां जहां पर भी x है वहां पर आप 3 रख दोगे और उसको सॉल्व करोगे तो उसका उत्तर आएगा 66। ऐसे ही आप इसमें x रख दोगे 1/2 और फिर उसको सॉल्व करोगे। इस तरीके से करोगे आप ये। पांचवा, इसका दूसरा पार्ट भी आप खुद करोगे। पांचवा प्रश्न देखो, ये भी बहुत आसान है, इनको आपको जोड़ना है। तो पहले आप इनको सरल करोगे, जैसे p की घात 2 मतलब p गुणा p की घात 2 माइनस q। ऐसे ही इस तरीके से आप पहला वाला पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर जमा आर स्क्वायर माइनस पी आर। ठीक है, फिर आप इसको में से जो समान पद हैं और जो असमान पद हैं उसको आपस में जोड़ोगे और घटाओगे, वो इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाकी प्रश्न आप अपने आप करोगे। चलिए अब हम आगे करते हैं बहुपद को बहुपद से गुणा करना, द्विपद को द्विपद से गुणा करना। पहले हम द्विपद को द्विपद से गुणा करना सीखते हैं। आइए, एक द्विपद जैसे 2a जमा 3b को दूसरे द्विपद 3a जमा 4b से गुणा करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया है। उसी प्रकार गुणन के वितरण नियम का प्रयोग करते हुए हम इसे भी क्रम से करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे हमने अभी एक पद को द्विपद या एक पद को त्रिपद से किया, वैसे ही अब हम द्विपद को द्विपद से करेंगे। ठीक है, दोनों को लिख देंगे, जैसे 3a जमा 4b गुणा 2a जमा 3b। तो कैसे करेंगे? पहले 3a को गुणा करेंगे 2a जमा 3b से, फिर जमा 4b को गुणा करेंगे 2a जमा 3b से। ठीक है, फिर 3a को 2a से करेंगे, फिर 3a को 3b से करेंगे, जमा फिर 4b को 2a से करेंगे और फिर 4b को 3b से करेंगे। समझ में आया? क्या हो गया ये? 3a को 2a से किया 6a की घात 2 जमा 3 को 3 3 9ab जमा 8ba जमा 12b की घात 2। तो देखो ba और ab का एक ही मतलब है, मैंने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि ba बराबर ab है। देखो यहाँ लिखा भी है। तो ध्यान दीजिए, एक द्विपद का प्रत्येक पद उसके द्विपद दूसरे द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा होता है। ठीक है, एक जो मतलब एक द्विपद का प्रत्येक पद दूसरे द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा होता है। ठीक है, पहले उसका पहला पद दूसरे पद से, इस तरीके से सब गुणा होगा आपस में। ठीक है, तो ये आ गया 9 और 8 को जमा कर देंगे हम, क्योंकि ab और ba एक ही होता है। तो ये हो गया 6a की घात 2 जमा 17ab जमा 12b की घात 2। जब हम एक पद का एक के साथ गुणन करते हैं तो हम आशा करते हैं कि 2 गुणा 2 बराबर 4 पद उपस्थित होने चाहिए, परंतु इनमें से 2 पद समान हैं जिनको हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया है, और इस प्रकार हमें 3 पद प्राप्त होते हैं।
बहुपद को बहुपद से गुणा करते समय हमें समान पदों को पहचान लेना चाहिए और उन्हें मिला लेना चाहिए। ठीक है, समान पदों को एक साथ कर लो, असमान पदों को एक साथ कर लो, इस तरीके से। देखिए हम आगे और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 8, गुणा कीजिए x - 4 एवं 2x = 3। तो कैसे करोगे, पहले आप ये सवाल जो है उसको उतारोगे अपनी कॉपी में, फिर x को गुणा करोगे 2x = 3, x गुणा 2x = 3, फिर -4 को गुणा करोगे 2x = 3 से। तो x को किया x गुणा 2x, x गुणा 3x, -4 गुणा 2x, -4 गुणा 3। फिर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2x² = 3x - 8x - 12। तो ये आ गया 2x² - 5x - 12 समान पदों को जोड़ने पर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखते हैं। x - y गुणा 3x = 5y। तो पहले हम x को गुणा करेंगे y गुणा 5y। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x को x से किया 3x की घात 2 माइनस प्लस 5xy माइनस 3yx माइनस 5y²। ये xy और yx का एक ही मतलब होता है, आपको पता है। तो 3x² जमा 2xy माइनस 5y²। चलिए उदाहरण 9 देखते हैं। गुणा कीजिए a जमा 7 और b - 5 को। तो कैसे करेंगे, वैसे ही a जमा 7 गुणा b - 5। पहले a को गुणा करेंगे b - 5 से, फिर जमा 7 को गुणा करेंगे b - 5 से। ठीक है, तो ये आ गया ab, a को b से किया ab, a को 5 से किया -5a, 7 को b से किया जमा 7b, 7 को 5 से किया -35, क्योंकि 5 के आगे माइनस का निशान है। नोट कीजिए कि इस गुणन में कोई भी समान पद नहीं है। अब इसमें देखो 5a है और 7b है, तो समान पद कोई है ही नहीं। अगर दोनों में a होता या दोनों में b होता तो हम इनको जमा या घटा कर सकते थे। दूसरा पार्ट देखिए इसका, a² जमा 2b² गुणा करना है 5a माइनस 3b से। तो कैसे, पहले a² को गुणा करेंगे 5a माइनस 3b से, फिर जमा 2b² को गुणा करेंगे 5a माइनस 3b से। तो ये हो गया 5a को a की घात 2 है, a की घात 1 है, तो घात जमा हो जाती है 5a की घात 3 माइनस 3a² जमा 10ab² माइनस 6b का क्यूब, 2 और 1 3 जमा हो जाएंगे, इसलिए घात इसकी 3 हो गई। इसमें भी कोई समान पद नहीं है, इसलिए इसका उत्तर यही रहेगा। द्विपद को त्रिपद से गुणा करना। इस गुणन में हमें त्रिपद के प्रत्येक पद को द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार हमें 3 गुणा 2 बराबर 6 पद प्राप्त होंगे। ठीक है, द्विपद को त्रिपद से गुणा करना है। द्विपद मतलब 2, त्रिपद मतलब 3, यानी 3 गुणा 2 हमें 6 पद प्राप्त होंगे। यदि एक पद को एक पद से गुणा करने पर समान पद बनते हैं तो प्राप्त पदों की संख्या घटकर 5 या उससे भी कम रह सकती है। ठीक है, देखो जैसे a जमा 7 एक द्विपद है और इसको हमें गुणा करना है एक त्रिपद से जो है a² जमा 3a जमा 5। तो कैसे करेंगे हम, पहले हम a को गुणा करेंगे a² जमा 3a जमा 5 से, फिर जमा 7 को गुणा करेंगे a² जमा 3a जमा 5 से। कैसे किया हमने, वितरण नियम के प्रयोग से। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये कोष्टक में अपने क्वेश्चन में कि वितरण नियम के प्रयोग से। अब इसको हमने सॉल्व किया, ये तो आप कर सकते हो बच्चों, समझा दिया है मैंने। a³ जमा 3a की घात 2 हो जाएगा जमा 5a, फिर 7 को करेंगे तो वही आ जाएगा 7a², 3 से करेंगे 7 या 21a जमा 7 पंजे 35। ठीक है, वैसे तो आप इसको अपने आप भी कर सकते हो, पर इन्होंने कैसे किया, जो समान पद हैं उन्होंने इसको अलग अलग कर लिया है। देखो a की घात 3 है, उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब ये 3a की घात 2 और 7a की घात 2, इसको अलग ब्रैकेट में ले लिया ये समान पद। 5a और 21a ये भी समान पद हैं, इनको एक साथ ले लिया जमा 35। अब इसको जमा करके लिख दिया a³ जमा 10a की घात 2 जमा 26a जमा 35। अंतिम परिणाम में केवल 4 ही पद क्यों रह गए, 4 इसलिए रह गए हैं क्योंकि हम घटाया बढ़ा, देखो ऊपर लिखा था ना, प्राप्त पदों की संख्या घटकर 5 या उससे भी कम रह सकती है। अगर समान पद होंगे तो संख्या जो है वो घट भी सकती है। उदाहरण 10 देखते हैं, सरल कीजिए। a जमा b 2a माइनस 3b जमा c माइनस 2a
माइनस 3b ब्रैकेट में के बाहर c। तो पहले हम इसको आधा आधा करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम पहले a जमा b 2a माइनस 3b जमा c को पहले हम कर लेते हैं हल। a जमा b 2a माइनस 3b जमा c कैसे करेंगे? a को गुणा करेंगे 2a माइनस 3b जमा c से, जमा b को गुणा करेंगे 2a माइनस 3b जमा c से। ठीक, इसको हमने हल किया। 2a स्क्वायर माइनस 3ab जमा a को c से किया ac, 2 को 2a से किया, b को 2ab माइनस 3b स्क्वायर जमा bc। अब इसमें समान पद कौन से हैं? 2a स्क्वायर माइनस ab आ गया ये, माइनस 3b स्क्वायर जमा bc जमा ac। ठीक है, तो इसमें 3ab और 2ab जो है वो समान पद हैं, तो उसको हमने अलग कर दिया, माइनस करके हमने माइनस ए बी लिख दिया। ऐसे ही अब हम 2a माइनस 3b c को कभी करेंगे तो ये हो जाएगा 2ac माइनस 3bc। अब हम इसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे और उसके आगे जो पहले वाले को हल करके आया वो लिखेंगे और माइनस जो दूसरे वाले को हल करके आया वो लिखेंगे। पहला का पहला ऐसे ही उतार देंगे, क्यों? क्योंकि दूसरे वाले के आगे माइनस है तो अंदर वाले का निशान चेंज हो जाएगा। ये बाहर माइनस है तो ये माइनस 2ac ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर ये जमा का 3bc हो जाएगा। फिर हम समान पद वालों को एक साथ कर लेंगे और असमान पदों को, देखो असमान जो है वो 2a स्क्वायर माइनस ab माइनस 3b स्क्वायर, इनके साथ और कोई भी नहीं है। ये bc जमा 3bc ये अलग हो गया, ac और माइनस 2ac ये अलग हो गया। अब इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस ab जमा 3bc और bc हो गया 4bc और 2ac में से एक ac गया, माइनस का निशान आएगा क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, माइनस ac। तो इस तरीके से हमने ये सब समझा कि कैसे हम एक पद को द्विपद से, द्विपद को त्रिपद से किस तरीके से हम गुणा करते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 9.4। तो ये भी बिल्कुल जैसे मैंने आपको सारे उदाहरण समझाए हैं उसी तरीके से हैं। देखो, द्विपदों को गुणा कीजिए, कैसे करेंगे आप? तो वही 2x जमा 5, तो 2x को पहले 4x माइनस 3 से गुणा करोगे, जमा 5 को 4x माइनस 3 से गुणा करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। इसी तरीके से आप इसके सारे प्रश्न करोगे। गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये भी सेम वैसे ही है। 5 को पहले 3 जमा x से, फिर माइनस 2x को 3 जमा x से, जो समान पद होंगे उसको जोड़ोगे और घटाओगे, और अगर असमान पद हैं अगर नहीं है तो वैसे का वैसे ही हमारा हल आ जाएगा। सरल कीजिए, इसमें आप पहले सरल करोगे, यानी x स्क्वायर को x की घात 2 को आप गुणा करोगे x जमा 5 से, फिर माइनस 5 को गुणा करोगे x जमा 5 से, इसको हल करोगे, फिर उसमें जमा 25 करोगे और पूरा उसका हल निकालोगे। ये सारे के सारे प्रश्न इस तरीके से ही करने हैं, बहुत ही आसान है जिस तरह से मैंने उदाहरण समझाए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सर्व समीका क्या होती है? समीका a जमा 1 a जमा 2 बराबर a स्क्वायर जमा 3a जमा 2 को लीजिए। a के किसी भी मान a बराबर 10 के लिए हमें समीका के दोनों पक्षों का मान ज्ञात करेंगे। अगले पेज पे आते हैं बच्चों। a बराबर 10 रखा हमने बाएं पक्ष यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमने रखा। a की जगह 10 रखा, यानी 10 जमा 1 जमा क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड? a जमा 1 a जमा 2, यानी 10 जमा 1 10 जमा 2, यानी 11 गुणा 12 132। दायां पक्ष RHS राइट हैंड साइड जो था a स्क्वायर जमा 3a जमा 2, यानी 10 की घात 2 जमा 3 गुणा 10 जमा 2, तो ये आ गया 100 जमा 30 जमा 2, यानी 132। तो अतः a बराबर 10 के लिए समीका के दोनों पक्ष का जो मान है वो समान है। अगर हम a की जगह 10 रखें तो जो दोनों पक्ष का जो मान आ रहा है वो समान है, यानी जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। अब हम a की जगह -5 लेते हैं। अगर हमने इसी के अंदर a -5 लिया तो देखो a की जगह 5 रखो, LHS बराबर a जमा 1 a जमा 2, तो हमने रखा -5 जमा 1 -5 प्लस 2, तो ये हो गया -4 गुणा -3 यानी 12, माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही हमने इसमें भी रखा a स्क्वायर जमा 3a जमा 2, तो -5 का स्क्वायर जमा 3 पंजे 15 जमा 2, इसको हमने सॉल्व किया। 25 -15 जमा 2 बराबर 10 जमा 2 यानी कि 12,
तो इसलिए ए अगर हम -5 लेते हैं तो उसमें भी LHS जो है वो RHS के बराबर है। इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कि ए के किसी भी मान के लिए इस समीकरण का LHS बराबर है RHS के। ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य सिद्ध होती है सर्व समीकरण कही जाती है। a=1 a=2 बराबर है a² 3a 2 एक सर्व समीकरण है। एक समीकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होती है। यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होती। जैसे समीकरण a² 3a 2 बराबर 132 पर विचार कीजिए। यह समीकरण a बराबर 10 के लिए सत्य है, जैसा कि हम उपयुक्त पंक्तियों में भी देख चुके हैं, परंतु a बराबर -5 अथवा a बराबर 0 इत्यादि के लिए सत्य नहीं है। दिखाइए कि a² 3a 2 बराबर 32, a बराबर -5 और a बराबर 0 के लिए सत्य नहीं है। तो इससे हमने ये समझा बच्चों कि वो समीकरण, ऐसी समीकरण जो चर की, जिसमें हम चर की जगह मतलब जो x या y जो भी चर होता है उसकी जगह हम कुछ भी मान रख दें, तो अगर वो बराबर ही आए, LHS और RHS बराबर आए बायां पक्ष दायां पक्ष के, तो वो एक सर्व समीकरण होती है। मानक सर्व समीकरण। अब हम ऐसी 3 सर्व समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे जो बहुत उपयोगी हैं। एक द्विपद को दूसरे द्विपद से गुणा करते हुए इन सर्व समीकरणों को प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम हम गुणनफल a=b अथवा a=b का होल स्क्वायर के बारे में चर्चा करते हैं। a=b का होल स्क्वायर क्या होता है? a=b यानी a=b b ऐसे हमने सीखा अभी ऊपर, यानी a² ab ba b² यानी a² 2ab b², क्योंकि ab क्या है? ba के बराबर होता है। तो इससे हमें एक सर्व समीकरण मिली कि अगर हमें a=b का होल स्क्वायर लें तो वो बराबर होगा a�2 2ab b2। स्पष्टतः यह एक सर्व समीकरण है क्योंकि वास्तविक गुणन द्वारा LHS से RHS प्राप्त किया गया है। आप सत्यापित कर सकते हैं कि a तथा b के किसी भी मान के लिए सर्व समीकरण के दोनों पक्षों के मान समान हैं। इससे मतलब अगर आपको प्रश्न में आए a=b का होल स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो आप सीधा उसके आगे a² 2ab b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये एक सर्व समीकरण है क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया कि इसमें LHS जो RHS के बराबर है। इसके पश्चात हम गुणनफल a-b अथवा a-b का होल स्क्वायर के बारे में विचार करते हैं। a-b का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? a-b a फिर a-b से गुणा करेंगे, -b को a-b से, तो ये क्या आया? a² ab ba b² यानी ba और ab एक ही बात होती है, या तो दोनों माइनस के हैं तो निशान होंगे दोनों जमा और हो जाएगा निशान माइनस का, यानी ये आ गया a² -2ab b²। तो a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मिला आपको? a² -2ab b²। अंततः अगर a=b और a-b पे विचार करते हैं, पहले हमने किया a=b फिर हमने किया a-b अब हम किस पे विचार कर रहे हैं? a=b a-b। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? a को a-b से किया जमा b को a-b से किया, तो यहाँ आया a² -ab b²। तो देखो ab से ab कट गया, ये माइनस का ab है, ये प्लस का ab है। ab और ba का एक ही मतलब होता है क्योंकि ab बराबर ba, तो ये आ गया a² b²। यानी अगर आपको प्रश्न में a=b a-b दे रखा है तो आप उसमें सीधा a² b² लगा सकते हो। सर्व समीकरण 1, 2 और 3 मानक सर्व समीकरणाएं कहा जाती हैं। ये तीनों बच्चों आपको एक फॉर्मूलेज मिल गए। ये तीनों फॉर्मूले आपको एकदम कंठस्थ करने हैं, एकदम याद कर लेने हैं कि अगर आपको प्रश्न में a=b का होल स्क्वायर आया है तो आपको a² 2ab b² का फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको a-b का होल स्क्वायर आया है तो a² -2ab b² का फॉर्मूला लगाना है। अगर a=b a-b आया है तो a² b² का फॉर्मूला लगाना है। ये तीनों आपको याद रहनी चाहिए। प्रयास कीजिए। सर्व समीकरण
पहले में b के स्थान पर माइनस b रखिए, क्या आपको सर्वसमिका 2 प्राप्त होती है? हाँ, आप करके देखिए। अगर आप इसको करेंगे तो यानी ये a इसमें अगर हम b की जगह माइनस b रख देंगे यानी a जमा माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यही आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab जमा b स्क्वायर, जो कि आपकी सर्वसमिका 2 है। यानी अगर आप सर्वसमिका 1 में b की जगह माइनस b रखो तो आपको सर्वसमिका 2 प्राप्त हो जाएगी। अब हम एक और अधिक उपयोगी सर्वसमिका का अध्ययन करेंगे। देखो, ये हमारी चौथी सर्वसमिका है, ये भी आपको याद करनी है कंठस्थ करके। अगर आपको x जमा a x जमा b दिया गया है तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? x जमा b, पहले x को x जमा b से गुणा करोगे, जमा a को गुणा करोगे x जमा b से, तो ये क्या आया? x स्क्वायर जमा bx जमा ax जमा ab। तो इन दोनों में x जो है वो कॉमन है, देखो bx और ax, तो इसमें से आप x कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x जमा b तो जमा ab। तो ये इस तरीके से आपकी एक ही सर्वसमिका बन गई। अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिया है x जमा a x जमा b तो आप उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? x स्क्वायर जमा a जमा b ब्रैकेट के बाहर x जमा ab। ये चौथी सर्वसमिका है जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। प्रयास कीजिए a बराबर 2, b बराबर 3 और x बराबर 5 के लिए सर्वसमिका 4 का सत्यापन कीजिए। अब देखो, तो वो जो हमें सर्वसमिका दी है उसी के अंदर अगर हम a की जगह 2 रख दें, b की जगह 3 और x की जगह 5, तो हमने उसको सॉल्व किया। जैसे बाएं पक्ष में 5 जमा 2 5 जमा 3 यानी 7 गुणा 8 56 हो गया, और दाएं पक्ष में किया तो 5 का स्क्वायर जमा 2 जमा 3 और गुणा 5 जमा 2 गुणा 3, इसको सॉल्व किया तो वो भी 56 आया। तो सर्वसमिका के दोनों जो पक्ष हैं उसका जो मान है वो बराबर आया। तो इस तरीके से ये एक सर्वसमिका है। सर्वसमिका 4 में a बराबर b लेने पर आप क्या प्राप्त करेंगे? ये आप अपने आप कर सकते हैं बच्चों, ये बहुत ही आसान है कि किस तरीके से आप उसमें a की जगह b रख दो, b की जगह माइनस c रख दो, c की जगह a रख दो, ये उस तरीके से आपको दिया गया है। हम देख सकते हैं कि सर्वसमिका 4 अन्य तीनों सर्वसमिकाओं का व्यापक रूप है। सर्वसमिकाओं का उपयोग। अब हम देखेंगे कि सर्वसमिकाओं का उपयोग द्विपद व्यंजकों के गुणन और संख्याओं के गुणन के लिए भी साधारण वैकल्पिक विधि प्रदान करता है। उदाहरण 11, सर्वसमिका 1 का प्रयोग करते हुए 2x जमा 3y का होल स्क्वायर को सॉल्व करो। कैसे करोगे? a जमा b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बताया था? a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, सर्वसमिका 1 के प्रयोग से। तो कैसे लिखोगे? a स्क्वायर क्या है इसमें? 2x, b क्या है? 3y यानी 2x का स्क्वायर जमा 2, a क्या है? 2x, b क्या है? 3y जमा b का स्क्वायर, b क्या है? 3y का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे यानी ये आ गया 4x स्क्वायर जमा 2 दूनी 4 12xy जमा 9y स्क्वायर। ठीक है, और आप ब्रैकेट में लिखोगे अपने पेपर में सर्वसमिका 1 के उपयोग से। और अगर हम इसे सीधे ही इसका मान प्राप्त करें, जैसे हम पहले कर रहे थे जब हमें सर्वसमिकाओं के बारे में नहीं पता था, तो हम कैसे करते थे? 2x जमा 3y 3y 2x जमा 3y, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यानी 2x को पहले 2x से गुणा किया, फिर 2x को 3y से गुणा किया, फिर 3y को 2x से किया, फिर 3y को 3y से किया। इस तरीके से ये आया 4x स्क्वायर जमा 6xy जमा 6yx, xy और yx जो है वो बराबर ही होते हैं, तो ये आ गया 4x स्क्वायर जमा 12xy जमा 9y स्क्वायर। तो इसमें हमको कितना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा, जो कि हमें सर्वसमिका मिलने से बहुत ही आसानी से हो गया। देखिए, सर्वसमिका 1 के प्रयोग से 2x जमा 3y का वर्ग करने की हम वैकल्पिक विधि प्राप्त करते हैं। क्या आपको ध्यान है कि उपयुक्त सीधी विधि की तुलना में सर्वसमिका विधि के चरणों की संख्या कम है? आप इस विधि की सरलता उस समय अधिक महसूस करेंगे जब आप 2x जमा 3y की तुलना में अधिक जटिल द्विपद व्यंजकों का वर्ग करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा उदाहरण था 103 की घात है 2। तो इसको आसानी से कैसे कर सकते हो आप? अब आप 103 को 103 से गुणा करो, कितना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 103 को आप लिख सकते हो 100 जमा 3 का होल स्क्वायर।
तो ये a जमा बी का होल स्क्वायर हो गया। उसका फॉर्मूला क्या पता चला आपको, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। तो इसको वैसे लिखोगे, a क्या है 100 का स्क्वायर जमा 2ab, a क्या है 100, b क्या है 3 जमा b का स्क्वायर, b क्या है 3 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 0 10,000 जमा 2 गुणा 6 2 गुणा 100 गुणा 3 यानी कि 600 जमा 9, तो ये आ गया 10,609। 103 को 103 से सीधे भी गुणा करके वांछित उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। क्या आपने ध्यान किया कि 103 को सीधी विधि से वर्ग करने की तुलना में सर्वसमिका 1 ने हमें सरल विधि प्रदान की है। 1013 का वर्ग करने का प्रयास कीजिए। आप इस स्थिति में भी सीधे गुणन विधि की तुलना में सर्वसमिकाओं के उपयोग की विधि की अधिक सरल देखेंगे। अगर आप 1013 करें तो कैसे कर सकते हो आप, 1000 जमा 13, ठीक है, और इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। तो ये ज्यादा आसान हो जाता है इसको करना, इसको सॉल्व करना, इसको हल करना। चलिए उदाहरण 12 करते हैं। सर्वसमिका 2 के उपयोग से 4p माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको करो। कैसे करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab जमा b स्क्वायर। तो 4p का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 4p 3q जमा 3q का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे सर्वसमिका 2 के उपयोग से, और फिर इसको करोगे 4 का स्क्वायर क्या हो गया 4 चौक 16 p का स्क्वायर माइनस 2 चौक 8 तिया 24 माइनस 24 pq जमा 9q का स्क्वायर। क्या आप सहमत हैं कि 4 की p माइनस 3q का होल स्क्वायर वर्ग करने के लिए सीधी विधि की अपेक्षा सर्वसमिकाओं की विधि ज्यादा उबाने वाली है? तो इससे हमें ज्यादा जो है कैलकुलेशन हल करना ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरा देखते हैं, 4.9 का होल स्क्वायर, यानी हम 4.9 को कैसे लिख सकते हैं, 5 में से 5.0 में से 0.1 हमने माइनस कर दिया तो 4.9 आया, ठीक। तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 5 और 0.1 जमा 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 पंजे 10, 10 को इससे किया तो 1 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 1, यानी ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, 2 के पॉइंट के बाद 0 लगेगा माइनस 1 जमा 0.01, तो ये हो गया 24.01। क्या 4.9 का वर्ग करना सीधी गुणन विधि की तुलना में सर्वसमिका 2 की सहायता से सरल नहीं है? हाँ, इससे ये सरल हो गया है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 13, सर्वसमिका 3 का प्रयोग करते हुए देखो, अब इसमें हमें पहले वाले में हमने सर्वसमिका 1 का किया, इसमें 2 का, इसमें हम 3 का कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, 3/2m जमा 2/3n को गुणा करना है 3/2m माइनस 2/3n से। तो ये क्या बन गया, a जमा b a माइनस b। a जमा b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सीधा आप इसको लिख दोगे 3/2m का होल स्क्वायर माइनस 2/3n का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 तिया 9/4 का m 4m स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 3 तिया 9 4/9n स्क्वायर। कितना आसान हो गया देखो बच्चों इसको करना। सीधा हमने इसके अंदर सर्वसमिका लगा दी, 3 सर्वसमिका 3 लगा दी और ये बड़ी आसानी से हो गया। चलिए अगले पेज पे आते हैं। 983 का होल स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो कैसे 17 का वर्ग और 983 का वर्ग, तो कैसे करोगे, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको दे रखा है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला a जमा b a माइनस b। तो a क्या है यहाँ पर a है 983 और b है 17, उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a जमा b a माइनस b। सीधा इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 1000। इसको सीधा करने का प्रयास कीजिए, आप महसूस करेंगे कि हमारी सर्वसमिका 3 के उपयोग की विधि कितनी सरल है। तो देखो आपने कैसे किया, 983 जमा 17 983 माइनस 17, कितना आसान हो गया देखो इसे करना, यानी 1000 गुणा 966, तो ये आ गया 966,000 इस तरीके से। तीसरा देखो 194 गुणा 206, तो 194 को हम कैसे लिख सकते हैं,
200 माइनस 6 और 206 को कैसे लिख सकते हैं 200 जमा 6। तो ये क्या बन गया a माइनस बी गुणा a जमा बी, यानी एक इसका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कितना आसान हो गया देखो इसे करना। तो यानी 200 का वर्ग क्या आ गया 40,000 और 6 का वर्ग 36। इसमें से इसको घटा दिया तो ये आ गया 39964। ठीक है, इस तरीके से करना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको ये चारों जो फॉर्मूलेज हैं बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि किसके अंदर कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। उदाहरण 14 देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए x जमा a x जमा b बराबर x स्क्वायर जमा a जमा b x जमा a b सर्व समीकरण का उपयोग कीजिए। जो चौथी सर्व समीकरण है उसका उपयोग करना है। तो देखो 501 गुणा 502, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 500 जमा 1 गुणा 500 जमा 2। ठीक है, a जमा b गुणा a जमा b बन गया। इसके अंदर आप ये वाली सर्व समीकरण लगा दो, ये जो ऊपर दिए गए रखी है, यानी 500 का स्क्वायर जमा 1 जमा 2, a जमा b लगा दोगे, a क्या है 1, b क्या है 2, गुणा 500 जमा 1 गुणा 2 ab। इसको सॉल्व किया 2,50,000 जमा 1500 जमा 2, तो ये आ गया 251,502। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, ये है 95 गुणा 103। तो 95 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 5 और 103 को आप लिख सकते हो 100 जमा 3। ये भी बन गया हमारा a माइनस बी गुणा a जमा बी। इसमें भी आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो इसको हमने सॉल्व किया 100 का स्क्वायर x जमा a x जमा b a जमा b x, तो a और b क्या है माइनस 5 जमा 3, 100 जमा माइनस 5 गुणा 3। तो इसे 10,000 माइनस 200 माइनस 15, तो ये आ गया 9,785। चलिए प्रश्नावली 9.5 देखते हैं। निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करने के लिए उचित सर्व समीकरण का उपयोग कीजिए। तो पहले प्रश्न में उन्होंने बोला है निम्नलिखित गुणनखंडों का मान ज्ञात करने के लिए सर्व समीकरण का उपयोग करो x जमा 3 x जमा 3। तो ये क्या सा बन गया, ये a जमा b, यानी ये क्या होता है a जमा b का होल स्क्वायर। इसमें वो फॉर्मूला लगा दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, x स्क्वायर जमा 2 3x जमा 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर जमा 6x जमा 9। इसी तरीके से इसके सारे प्रश्न आप सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे दूसरा है 2y जमा 5 2y जमा 5, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, यानी 2y जमा 5 का होल स्क्वायर। आपको ये देखना है क्या प्रश्न है और उसके अंदर कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। दूसरे में क्या है, वही सेम जो ऊपर हमने उदाहरण 14 किया है, x जमा a x जमा b का उपयोग कीजिए। इसमें आप x जमा 3 x जमा 7, तो इसके अंदर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे और उसके अंदर पुट करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। तो पहला है b माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो इसमें कैसे करोगे, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे, यानी b स्क्वायर माइनस 2ab जमा 7 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 39, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से करोगे, सरल कीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, लिखोगे ब्रैकेट में कि हमने सर्व समीकरण 2 यूज किए हैं इसमें, तो इसका उत्तर आ जाएगा a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जमा b की घात 4। सिद्ध करें, ये 3x जमा 7 का होल स्क्वायर माइनस 18x जो है वो बराबर है इसके। तो इसमें पहले आप बायां पक्ष लोगे, इसको सिद्ध करने का मतलब होता है कि आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो कैसे करोगे, बायां पक्ष लोगे, लिखोगे उसको, फिर 3x जमा 7 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a जमा b का होल स्क्वायर a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, वो लिख दोगे, यानी वो आ गया 9x स्क्वायर जमा 42x जमा 39 माइनस 84x 84x। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 42x जमा 49। तो ये किसका बन रहा है, ये हमारा 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको आप लिख के देखो, तो यानी 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 गुणा 7 जमा 7 का स्क्वायर, तो ये हमारा 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि हमारा दायां पक्ष है। इसी तरीके से आप 5 के सारे पार्ट्स करोगे।
सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी हमने किया है, जैसे a71 का वर्ग, तो कैसे करोगे, 70 जमा 1 का वर्ग यानी a जमा b का होल स्क्वायर हो गया, इसके अंदर भी फॉर्मूला लगा दोगे। इसी तरीके से ये सारे आप करेंगे। सातवां है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो है वो a जमा b a माइनस b का उपयोग करते हुए इनमें भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, उसको आप किस तरीके से करोगे, जैसे कि 51 का स्क्वायर, तो यानी 51 जमा 49, 51 माइनस 49 यानी 100 गुणा 2 200, इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से करोगे, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला प्रश्न है, इसमें भी ये वाली सर्व समीकरण लगानी है जो हमने उदाहरण 14 में किया था। 103 गुणा 104, तो यानी 100 जमा 3, 100 जमा 3 और 100 जमा 104, 100 जमा 4, इस तरीके से। तो ये a जमा b और उसके अंदर फिर वो वाला फॉर्मूला जो आपको दिया है प्रश्न में वो लगा दोगे, और इस तरीके से ये भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से इसके सारे पार्ट्स करोगे। तो हमने इस अध्याय में क्या चर्चा की, पहला, चरों एवं अचरों की सहायता से व्यंजक प्राप्त होते हैं। व्यंजक बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। स्वयं पदों का निर्माण गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में भी होता है। व्यंजक जिनमें 1, 2 तथा 3 पद होते हैं क्रमशः एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी कहलाते हैं। सामान्यतः एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसमें पदों के गुणांक शून्येतर हैं और चरों की घात ऋणोत्तर है, बहुपद कहलाता है। समान चरों में समान पद बनते हैं और इन चरों का घात भी समान होती है। समान पदों के गुणांक समान होने आवश्यक नहीं है। बहुपदों को जोड़ने अथवा घटाने के लिए सबसे पहले समान पदों को ढूंढिए और उन्हें जोड़ अथवा घटा दीजिए। उसके पश्चात असमान पदों को उपयोग में लीजिए। बहुत सी परिस्थितियों में हमें बीजीय व्यंजकों को गुणा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिसकी भुजाएं बीजीय व्यंजकों के रूप में दी गई हैं, एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर हमेशा एक पदी ही प्राप्त होगा। बहुपद को एक पदी से गुणा करने के लिए बहुपद को प्रत्येक पद एक पदी से गुणा किया जाता है। बहुपद का द्विपद अथवा त्रिपद से गुणा करने के लिए हम एक पद को एक एक पद से गुणा करते हैं, अर्थात बहुपद को प्रत्येक पद द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा किया जाता है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के गुणन में हमें गुणनफल में समान पद प्राप्त हो सकते हैं और उन्हें मिलाना पड़ सकता है। ये सब मैंने आपको समझाया है बच्चों ऊपर कि कैसे हम एक पद को एक पद से गुणा करते हैं, द्विपद को बहुपद से गुणा करते हैं, बहुपद को द्विपद से गुणा करते हैं, समान पद वालों को आपस में फिर जमा और घटा देते हैं। सर्व समीकरण एक ऐसी समीकरण है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, जबकि समीकरण चरों के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है। समीकरण सर्व समीकरण नहीं है। निम्नलिखित मानक सर्व समीकरण होती हैं। ये आपको चारों सर्व समीकरण बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेनी है। कौन सी? पहली, a जमा b का होल स्क्वायर, वर्ग क्या होता है, a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग यानी a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab जमा b स्क्वायर। a जमा b a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 12, x जमा b क्या होता है, x स्क्वायर जमा a जमा b x जमा a b। ये चौथी एक अन्य उपयोगी सर्व समीकरण है। उपयुक्त चार सर्व समीकरण बीजीय व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करने में और वर्ग करने में सहायक हैं। ये सर्व समीकरण हमें संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सरल वैकल्पिक विधियां प्रदान करती हैं। आप अच्छे से बच्चों इस चैप्टर की, इस अध्याय की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही आसान अध्याय है ये, और थोड़ा सा आप इसको अच्छे से, बस ये सर्व समीकरण अच्छे से याद कर लो। आपको पता होना चाहिए एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होते हैं, उनको कैसे गुणा करना है, कैसे घटाना है, कैसे जमा करना है। घटाना में नीचे जो है वो साइन जो है वो चेंज करने होते हैं, जमा को माइनस कर देते हैं। थोड़ी सी बातें बस ध्यान में रखनी है, इसमें हमेशा पूरे अंक ही आते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा ये अध्याय।